पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भारी मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। वो भी एक तरफ से नहीं बल्कि कई तरफ से एक साथ बुरे गिरती जा रही है। एक तरफ राज्यपाल ने ममता की टेंशन बढ़ा दी है और सामने माफी मांगने तक की शर्त भी रख दी है, तो दूसरी तरफ चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा झटका दे दिया है। इन सब के बीच 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ममता अभी से ही काफी परेशान नजर आ रही हैं और मीटिंग पर मीटिंग का दौर भी शुरू हो गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सीएम ममता बनर्जी की बढ़ गई मुश्किल। राज्यपाल ने भेजा 11 करोड़ का नोटिस। रडार पर टीएमसी के 3 और नेता। चुनाव से पहले ममता को बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी और राज्यपाल के बीच फिर से तनातनी बढ़ गई है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कुणाल घोष समेत टीएमसी के 2 विधायकों को मानहानि का नोटिस भेजा है। बोस की तरफ से भेजे गए इस नोटिस में सभी नेताओं से कहा गया है कि आपने राज्यपाल का मानहानि किया है, इस संबंध में तुरंत माफी मांगे, नहीं तो 11 करोड़ रुपए का मानहानि ठोका जाएगा। ये नोटिस टीएमसी के नवनिर्वाचित विधायक सयंतिका बनर्जी और रेयत हुसैन सरकार को भेजा गया है। पहली बार देश के इतिहास में किसी राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और विधायकों को मानहानि का नोटिस भेजा है। क्या है नोटिस का पूरा मामला? मई 2024 में बंगाल के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें बारानगर सीट से सयंतिका बनर्जी और भगवान गोला सीट से रैयत सरकार ने जीत हासिल की। दोनों विधायकों के शपथ को लेकर पेच फंस गया। राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को शपथ का अधिकार नहीं दिया। राज्यपाल का कहना था कि डिप्टी स्पीकर दोनों को शपथ दिलाएं, वहीं दोनों विधायकों ने राजभवन जाकर भी शपथ लेने से इनकार कर दिया। इन विधायकों का कहना था कि राजभवन सुरक्षित नहीं है। जब पूरा घटनाक्रम चल रहा था तब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजभवन को लेकर गंभीर टिप्पणी कर दी। ममता का कहना था कि राजभवन में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता से राजभवन को लेकर इस तरह की टिप्पणी नहीं करने के लिए कहा था। कहा जा रहा है कि इस घटना के दौरान ही दोनों विधायकों ने राज्यपाल को लेकर गंभीर आरोप लगाए, जिसका कानूनी नोटिस अब भेजा गया है। 11 करोड़ का नोटिस पर सवाल। राज्यपाल सीवी बोस की तरफ से जो मानहानि का नोटिस भेजा गया है उसमें 11 करोड़ का जिक्र है। दिलचस्प बात है कि सयंतिका बनर्जी की कुल संपत्ति 45 लाख और रैयत हुसैन सरकार की कुल संपत्ति 3 करोड़ है। सयंतिका बांग्ला फिल्म अभिनेत्री हैं, तो सरकार ने टीएमसी से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वहीं ममता बनर्जी की कुल संपत्ति 16 लाख रुपए बताई जा रही है। ममता ने हाल ही में इसका खुलासा भी किया था। ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया और फिर से कांग्रेस में वापस लौट गए। कांग्रेस में वापसी पर उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस छोड़कर एक राजनीतिक गलती की थी। अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि वो टीएमसी छोड़कर कांग्रेस में लौट आए हैं। बता दें कि अभिजीत मुखर्जी जुलाई 2019 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। 5 साल बाद कोलकाता स्थित विधान भवन में फिर से कांग्रेस में वापसी की। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य, विधायक गुलाम अहमद मीर सहित कांग्रेस के शीर्ष नेता उपस्थित थे। कांग्रेस में फिर से वापसी के बाद उन्होंने कहा कि आज मेरा दूसरा जन्मदिन है। कांग्रेस को छोड़कर भारत में कोई अन्य पार्टी नहीं जो जाति या धर्म की परवाह किए बिना सभी को गले लगाती हुई। अभिजीत ने कहा, मुझे जो भी काम दिया जाएगा मैं उसे करूंगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मैं हर जगह जाऊंगा और उन लोगों को वापस लाने के लिए काम करूंगा जो कांग्रेस छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हो गए हैं। विधानसभा में बनेंगे पार्टी के उम्मीदवार। अब सवाल यह है कि क्या वो कांग्रेस में वापसी के बाद भी राजनीति में सक्रिय रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस उन्हें 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। अभिजीत मुखर्जी ने जंगीपुर से उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जिसे प्रणब मुखर्जी ने 2012 में खाली किया था। वो जीते भी थे। उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव भी जीता था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो टीएमसी के खलीलुर रहमान से हार गए थे। तभी से उनकी कांग्रेस से दूरी शुरू हो गई थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर ममता बनर्जी की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रणब के बेटे कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी में शामिल होने के बावजूद अभिजीत मुखर्जी पिछले 3-4 वर्षों से राजनीति में एक्टिव रूप से शामिल नहीं देखे गए। एक बार यह भी अफवाह उड़ी कि 2024 में वो कांग्रेस में वापस लौट आएंगे, लेकिन अंततः ऐसा हुआ नहीं। हालांकि कुछ ही दिनों में अभिजीत की कांग्रेस में वापसी को लेकर फिर से अटकलें शुरू हो गई थी। हालांकि अभिजीत मुखर्जी पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय पर्यवेक्षक गुलाम
अहमद मीर की मौजूदगी में पुरानी पार्टी में लौट आए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार भी अपने पुराने साथी को अपने करीब पाकर खुश हैं। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस के अलावा भाजपा के खिलाफ लड़ने वाला कोई नहीं। उन्होंने अभिजीत मुखर्जी ने कहा, कांग्रेस में आकर ये साबित कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी की बैठक में फैसला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस पूरी तरह बिखर गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ गठबंधन के बिना ही चुनाव में उतरी थी। वहीं अब पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी सत्तारूढ़ पश्चिम बंगाल ने की टीएमसी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी राज्य में 2026 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी अपने दम पर। टीएमसी सूत्र ने सीएम ममता बनर्जी के हवाले से कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मदद नहीं की, हरियाणा में आपने कांग्रेस की मदद नहीं की, इसलिए भाजपा दोनों राज्यों में जीत गई। सभी को एक साथ होना चाहिए, लेकिन बंगाल में कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। मैं अकेले लड़ूंगी, हम अकेले ही काफी है। वही सीएम बनर्जी ने बैठक में अगले साल होने वाले चुनाव में 2/3 बहुमत से जीतने का विश्वास भी जताया। विधायकों से सतर्क रहने की अपील। टीएमसी प्रमुख बनर्जी ने विधानसभा के बजट सत्र से पहले एक बैठक में अपनी पार्टी के सांसदों को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने अगले साल होने वाला राज्य विधानसभा चुनाव 2/3 बहुमत से जीतने का भरोसा जताया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी कुल सीट में से 2/3 से अधिक सीट जीतकर लगातार चौथी बार राज्य में सरकार बनाएगी। पार्टी के एक सूत्र के अनुसार ये बैठक एक बंद कमरे में हुई थी। बैठक में यह भी कहा गया कि समान विचारधारा वाले दलों को आपसी समझ बनानी होगी ताकि बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा ना हो। उन्होंने कहा कि अन्यथा इंडिया गठबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। टीएमसी प्रमुख बनर्जी ने पार्टी विधायकों से सतर्क रहने को भी कहा, क्योंकि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए मतदाता सूची में विदेशियों के नाम शामिल करने की कोशिश कर सकती है। नए पदाधिकारियों के चयन को लेकर हुई बात। एक सूत्र ने कहा कि बनर्जी ने बैठक में बताया कि वो पार्टी की इकाइयों में राज्य स्तर से लेकर बूथ स्तर और विभिन्न शाखाओं में फेरबदल करेगी। नए पदाधिकारियों के चयन के लिए उन्होंने विधायकों से 25 फरवरी तक वरिष्ठ नेता अरूप विश्वास को प्रत्येक पद के लिए 3 नाम सुझाने को कहा। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त होने वाला है, तो दिल्ली के नतीजों के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि वे 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अकेली लड़ेंगी। इस पर शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दिल्ली में कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की पार्टी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव हमेशा अकेले ही लड़ती आ रही है। लेकिन मेरा मानना है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इंडिया ब्लॉक से नाता तोड़ लिया है। हालांकि केंद्र में वे गठबंधन का हिस्सा है, इस नाते उन्हें कांग्रेस पार्टी से एक बार जरूर बात करनी चाहिए। कांग्रेस गठबंधन का सबसे बड़ा दल है। दिल्ली के बाद बंगाल पर बीजेपी की नजर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा उत्साहित है। दिल्ली के बाद अब भाजपा की नजर पश्चिम बंगाल पर है। पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि साल 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल में केंद्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा डालने का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र पर राज्य की अनदेखी करने का आरोप पूरी तरह से गलत है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि साल 2019 से पश्चिम बंगाल में भाजपा के मतों का प्रतिशत करीब 30 से 40% रहा है और अगर पार्टी को 10% वोट और मिलते हैं तो वो ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से हटा देगी। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार हुई है, इससे लोगों का भाजपा में भारी विश्वास का पता चला है। साथ ही भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल सरकार की अस्वीकृति का भी पता चलता है। उन्होंने कहा कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों पर जीत हासिल कर पश्चिम बंगाल में अपनी छाप छोड़ी थी। भाजपा ने साल 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 12 लोकसभा सीटें जीती। उन्होंने कहा कि साल 2019 से पश्चिम बंगाल में भाजपा का मतदान प्रतिशत करीब 30 से 40% रहा और राज्य में भाजपा को सत्ता में आने के लिए और 10% वोटों की आवश्यकता है। साल 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा राज्य में सत्ता में आएगी। केंद्रीय योजनाओं में सरकार दे रही है बाधा। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री रहने के दौरान वो झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली 710 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि कई मौकों पर पश्चिम बंगाल सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन 7 साल बाद भी पश्चिम बंगाल का हिस्सा लागू नहीं हो पाया। धर्मेंद्र प्रधान ने टीएमसी की ममता बनर्जी की सरकार पर पश्चिम बंगाल में पाइपलाइन के विस्तार के लिए जमीन नहीं देने का आरोप भी लगाया।
इसके साथ ही कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार में रेलवे परियोजनाओं को लागू करने में सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार अधिक नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए केंद्र के साथ सहयोग भी नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार शायद सोचती है कि अगर राज्य में कोई केंद्र प्रायोजित परियोजना लागू होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय मिलेगा। रेलवे ने यूपीए शासन के दौरान पश्चिम बंगाल को दिए जाने वाले वार्षिक आवंटन को 4,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2014 में एनडीए के सत्ता में आने के बाद से 13,995 करोड़ रुपए कर दिया है। लेकिन राज्य सरकार रेलवे परियोजनाओं को लागू करके इसे बढ़ोतरी को भुनाने में विफल रही है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।